नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उपसह संयोजन यौगिक, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता का बंध सिद्धांत। इसमें अभी तक हमने अष्टफलकीय यौगिकों की संरचना का अध्ययन किया। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों की संरचना का अध्ययन किया, जिसमें हमने अभी दो भाग छोड़े हुए हैं। वो भाग हैं चतुष्फलकीय संकुल यौगिक और वर्ग समतलीय संकुल यौगिक। चतुष्फलकीय संकुल यौगिक और दूसरा है वर्ग समतलीय संकुल यौगिक। तो आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। देखिए, वर्ग समतलीय का अध्ययन हम बाद में करेंगे, पहले हम चतुष्फलकीय संकुल यौगिक का अध्ययन करेंगे। तो इसका उदाहरण है, मतलब आप कहेंगे इसका उदाहरण है जैसे यमियन Cl4, यमियन Cl4। इसे हम इस प्रकार लिख देते हैं, पुनः एक बार, यमियन Cl4। ये क्या है? आपका एक संकुल यौगिक है। अब इसकी संरचनाएं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा बताना है। तो देखिए, आप कहेंगे इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण sp3 संकरण से होता है। sp3 संकरण से होता है और इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अर्थात इसकी संरचना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे यमियन क्या है? यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। यमियन केंद्रीय धातु परमाणु है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25 होता है। जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 25 होता है। आइए अब हम इसका विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो क्या आ जाएगा? यमियन परमाणु क्रमांक 25, विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये हमने इसका विन्यास कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि यमियन 2+ आयन हमें बनाना है। क्या बनाना है? यमियन 2+ आयन। तो यमियन 2+ आयन बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर कक्षकों को, यमियन 2+ आयन बनाने से पहले हम कक्षकों को निरूपित कर लेते हैं। क्या करते हैं? निरूपित कर लेते हैं। तो देखिए डी में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और यस में कितना है? 4 है। तो पहले हम कक्षकों को बना लेते हैं शीघ्रता से। देखिए, ये हमारे पास 5 कक्षक हुए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसे हमने क्या कह दिया? इसे 3d5 कह दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हमारे पास एक कक्षक होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। ये कौन सा कक्षक है? 4s2। ये हमने बना लिया। और देखिए, हम बनाएंगे 4p को। 4p में क्या है आपका? 4p0, हमने इसे छोड़ दिया। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम यमियन 2+ करने के लिए क्या करेंगे? 1s2 2s2, मतलब यमियन 2+ के लिए विन्यास हमें फिर से करना पड़ेगा। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद होगा यहाँ पर 4s0, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। उसके बाद हो जाएगा 4p0, लेकिन ध्यान दें p क्या है? 0 है और d क्या हो जाएगा? 3d। अब p के बाद क्या आएगा? 3p के बाद क्या आएगा? d आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? आपका 5 बचेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे कक्षकों में भर देंगे। ऐसे हम इसे भर देंगे। इसके कितने भाग? 5 भाग। 1 2 3 4 5 हमने कर दिया। फिर देखिए, हमने 4s को बनाया है। ये हमारे पास क्या है? 4s। क्या इलेक्ट्रॉन है? 4s0 3d5। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? p में 3 भाग होते हैं, लेकिन p क्या है? यहाँ पर 4p0 है। क्या है? 0। आपने ये कर दिया।
अब उसके बाद देखिए इसमें क्या बचा हुआ है। आप कहेंगे कि हमारे पास Cl कितनी बार है, Cl हमारे पास 4 बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक Cl यहाँ जोड़ देंगे, एक Cl यहाँ जोड़ देंगे। पहले देखिए यहाँ पे एक Cl रहेगा, सॉरी यहाँ पर और यहाँ पर Cl Cl Cl, ये 4p है। तो हमने Cl को जोड़ दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया। अब देखा हमने कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर इसकी संरचना को हमने बना लिया। अब यह आयन अब कैसे होना चाहिए था, यह आयन आपका होना चाहिए था प्रकृति में प्रतिचुंबकीय। कैसे होना चाहिए था, प्रतिचुंबकीय। लेकिन इसमें क्या है, इसे कैसे होना चाहिए था, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए था। लेकिन प्रतिचुंबकीय होना चाहिए था, लेकिन प्रयोगों द्वारा देखा गया तो यह कैसा मिला, यह मिला यौगिक हमको मतलब अनुचुंबकीय मिला, अनुचुंबकीय मिला। तो आप कहेंगे इसे प्रतिचुंबकीय होना चाहिए था, क्योंकि इसमें क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है, इसलिए प्रतिचुंबकीय होना चाहिए था, लेकिन ये अनुचुंबकीय मिला। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गलती हुई या त्रुटि हुई। यह वीडियो आपके द्वारा अच्छा ही रहेगा, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा गलती क्या हुई है कि इसमें जो प्रकृति की बात है वह मतलब ये जो यौगिक है यह कैसे होगा आपका MnCl4, ये यौगिक अनुचुंबकीय हर अवस्था में होगा। उसी प्रकार एक यौगिक देखिए आपका CONH3 ये हम अगले भाग की जो हमारा निकल चुका है, मतलब जिसे हमने पहले भाग में पढ़ा था, संकुल योग आपने पढ़ा था संरचना बंध सिद्धांत, उसमें हमने समझाया था। तो उसमें आपको हम बताए थे कि यह प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय में कन्फ्यूजन था। इसलिए एक बात ध्यान देंगे कि यह जो यौगिक है वह कैसा होगा, वह प्रकृति में और वास्तव में प्रयोगों द्वारा दोनों में कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, चुंबकीय होगा। तो गलती हुई, थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। आगे हम देखते हैं दोस्तों। तो हमने इसको देखा कि ये प्रकृति हर समय, ये यौगिक कैसा होगा, हर समय अनुचुंबकीय होगा, और ये कैसा होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा, ये हमने देखा। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ग समतलीय की। वर्ग समतलीय संकर वर्ग समतलीय संकर यौगिक। इसका उदाहरण हमारे पास है NiCN4, ये हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा Ni क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, या केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Ni है। Ni का परमाणु क्रमांक होता है 28, क्या होगा, निकिल है ना, 28 होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2, इतना आप कर सकते हैं। फिर 3p6 4s2, उसके बाद क्या आएगा आपका 3d कितना आएगा, 8 आएगा। तो जोड़िए, देखिए 2 2 4 2, यहाँ पे कितना 10 2 12 6 18 2 20 7 28, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। इतना हमने देख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि इसका निरूपण हम कैसे करते हैं। तो देखिए हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, यहाँ पर ऐसे कक्षक को बनाते हैं। ये हमने कक्षक बना लिया, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हो गए। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन का युग्मन यहाँ पर हो जाएगा, ये बन जाएंगे 4s और ये 4p कक्षक बन जाएगा। ये क्या रहेंगे यहाँ पर ये सभी 4s ऐसे हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कर देंगे आप 0, 4p 0। उसके बाद देखिए Ni 2+ पर
जब प्लस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यस से निकल जाएगा। यस उपकोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर जब निकल जाते हैं तो क्या होती है रचना इसकी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें फिर वही तरह का उसी प्रकार का कक्षक बनेगा आपका 1 2 3, ये 4 हो गए, 5 हो गए, उसके बाद 4s और उसके बाद 4, ये बन जाएगा आपका। तो ये क्या है 4p और यह क्या है 4s और ये क्या है 3d। तो 3d में कितने हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आप देखिए जब इतना बना लिया तो यस वाला इलेक्ट्रॉन आप पर निकल गया, इसलिए ये कक्षक और ये कक्षक रिक्त रहेंगे। अब क्या करेंगे, यही आपस में Cn के साथ जुड़ेंगे। क्या करेंगे, यही Cn के साथ जुड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 भाग होता है, ये कक्षक रिक्त हैं। हमारे पास Cn कितना है, Cn हमारे पास 4 बार है। कितनी बार है, देखिए यौगिक हमारे पास है NiCN4, तो Cn हमारे पास कितनी बार है 4 बार है। तो क्या करेंगे हम, एक Cn यहाँ पे जोड़ देंगे, एक Cn यहाँ पर जोड़ देंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर Cn को हम जोड़ देंगे, ये Cn है यहाँ पर और यहाँ पर भी Cn हमारा आ गया। तो हमने देखा। अब देखिए एक कक्षक 2 कक्षक, 2 p हो गए, एक यस हो गया और एक डी हो गया। तो नाम क्या होगा इसका, DsP2 संकरण। ये कैसे होगा, यही संकरण होगा DsP2 संकरण। पुनः ध्यान दें संकरण कैसे निकलता है। देखिए D 1 है क्योंकि 3D, यस कितना है 1 है, तो D और यस हो गया, P कितना है 2 है, तो 3 क्या हो गया आपका 3, मतलब ये हो गया आपका DsP2 संकरण, ये आपका हो गया। अब देखिए यह यौगिक प्रकृति में कैसा है, तो यह यौगिक प्रकृति में कैसा है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सभी कैसे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है। जोड़े में होने के कारण यह कैसे होगा यौगिक, यह यौगिक कैसा होगा आपका प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो हमने इसको देखिए एक प्रश्न हमारे पास है, FeCN6 ये है। उसके बाद दूसरा है तथा FeCN6, लेकिन यहाँ पे आवेश अलग अलग है। यहाँ पर आवेश क्या है, यहाँ पर आवेश है 4 माइनस और यहाँ पर आवेश है 3 माइनस। ये अब इसमें आपको बताना है कौन चुंबकीय है और कौन अनुचुंबकीय यौगिक है। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए पहले हम करेंगे FeCN6 4 माइनस का, इसका हम करेंगे। तो देखिए इसमें केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, परमाणु क्रमांक 26 होता है, जिसका हम विन्यास करेंगे। तो क्या होगा 26, मतलब Fe का आप विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इतना आप कर लिए। उसके बाद 4s2 और 4p, उसके बाद 3d हो जाएगा और यहाँ पे 4p 0 हो जाएगा। अब d पे कितना आएगा, d पे आएगा यहाँ पर 6। तो हमने ये देखा। अब यहाँ पे 6 आया। उसके बाद देखिए जब हम Fe2+ पर करेंगे इसका विन्यास, Fe2+, या ऐसे कर दीजिए Fe2+ पर क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद आएगा क्या यहाँ पर 4s2 नहीं 3s2 3p6 4s2 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, रिमूव हो गया, बाहर चला गया। तो क्या हो जाएगा 0 3d6, क्या होगा 3d6। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 3d6 कर दिया।
हम बना लेते हैं डी कक्षक यहाँ पर समझने के लिए। ये हमने डी कक्षक को बना दिया, ये 5 भाग हमने डी कक्षक में बना लिया। अब उसके बाद ये हमारा 4 मतलब चौथा कक्षक है। देखिए हमारे इसके 3 भाग हो गए। तो ये है क्या 3D, ये है 4S और ये है 4P। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर होगा आपके पास डी में कितना 6, तो 1 2 3 इनका युग्मन हो जाएगा। क्या होगा, इनका युग्मन हो जाएगा। जब युग्मन हो जाएगा तो पेयरिंग मतलब पेयरिंग बना लेंगे, जोड़े में हो जाएंगे। और ये दो क्या आपको मिले, ये सभी कक्षक खाली हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या हुए आपके कक्षक खाली हुए। तो 6 खाली हुए, हमें कितना मिला है 6 CN मिला है। तो यहाँ पे CN, यहाँ पर CN, यहाँ पर CN, यहाँ पर CN, ऐसे हम CN को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा यौगिक आपका ये जो पूरा कक्षक है ये पूर्ण पूरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण पूरित हो जाएगा। अब आप बताइए इसमें क्या आपको कोई इलेक्ट्रॉन अकेला दिख रहा है जो अयुग्मित हो। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन कैसा है जो अकेला है, वह नहीं दिख रहा है, केवल एक जगह दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी कक्षक में कितने होने चाहिए थे 5, थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका कितना है 26 है। 26 होने के कारण डी कक्षक में क्या होगा, यहाँ पर 3+ बनाएगा। क्या बनाएगा आपको, ये आपका बना लेगा 3+। क्या 3+ बना लेगा यहाँ पर। जब 3+ बनाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और उसके बाद जब 5 रहेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ पर। जब ये हट जाएगा तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित नहीं है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, एक अयुग्मित है। इसलिए क्या हो जाएगा, यह प्रकृति में अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। यह प्रकृति में अनुचुंबकीय यौगिक होगा। तो हमने उसको देखा। अब हम इसकी बात करते हैं Fe CN6 3- की केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe है। Fe परमाणु क्रमांक 26 होता है। विन्यास वही होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद हो जाएगा 4s2 3d। अब देखिए कितना बचा हमारे पास टोटल, यहाँ 26 में 6 होगा आपका। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा कि देखिए क्या अवस्था आती है। यहाँ पर यह अवस्था आती है आपका कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन आपको यहाँ पे कैसे करना है। तो आप कर देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन जो करेंगे कि अब 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको बनाने के लिए Fe2+ करना पड़ेगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बनाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर बनाएगा आपका 4s0 और 4p बनाएगा यहाँ पे 5। क्या बनाएगा, 5 बनाएगा। तो आपने इतना देखा। उसके बाद देखिए अब होगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर होगा आपका कक्षकों का जो निरूपण होगा, कक्षकों का निरूपण जो होगा वह इस प्रकार हो जाएगा। 1 कक्षक 2 कक्षक 3 कक्षक 4 5 कक्षक हो गए। प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे आपने कर दिया। यह है चौथा कक्षक आपका। और उसके बाद ये बन जाएंगे आपके कौन से कक्षक, ये बन जाएंगे 4p, ये 4s और ये बन जाएगा आपका 3d 5। ये देखा। अब देखिए यहाँ पर हमने संक्षेप में काम किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन जब हो जाएगा तो कक्षक को हमें पुनः से मतलब फिर से एक बार पुनः बनाना पड़ेगा। जब बनाना पड़ेगा तो 1 2 3 5 ये हो गए आपके, मतलब 4 5 हो गए। 1 2 3 4 ये 5। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसे CN एडजस्ट हो जाएगा। CN यहाँ पे हमने कर दिया। 4s बनाएंगे और उसके बाद ये P को बनाएंगे हम 3 बार। CN और यहाँ पे CN यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम रख देंगे। ये इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भर देंगे। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। कैसे है, अनपेयर है। जब अनपेयर होगा तो यह कैसे होगा, अनुचुंबकीय होगा।
चुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय यौगिक होगा। थोड़ा सा गलती हुई है दोस्तों, एक बार पुनः आप ध्यान दें, सॉरी इसके लिए, कि जो अभी हमने पहला यौगिक देखा, ये वाला देखा क्या, Fe6N6 वाला यौगिक देखा, इसमें थोड़ा सा गलती हुई है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके पूर्ण रहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रहेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब सभी रहेंगे तो यह यौगिक क्या होगा, यह यौगिक आपका हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। बस यही परिवर्तन था दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में गलतियां हो जाती हैं सबसे। तो आपने इसको देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने आज पढ़ा संयोजकता बंध सिद्धांत, उसकी कमियां क्या हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां देखिए, इनकी कमियां क्या हैं। इनकी जो प्रमुख कमी है उसे हम क्रमशः अध्ययन करते हैं। तो पहली कमी क्या है, देखिए इनकी पहली कमी है प्रबल लिगेंड के प्रभाव में हुंड के नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है या युग्मित किया जाता है, जो बात अर्थात यहाँ पर यह बात ठीक नहीं है। तो पुनः ध्यान देने की कमी क्या है कि प्रबल लिगेंड प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विरुद्ध भरा जाता है या युग्मित होने दिया जाता है, जो उचित नहीं है या ठीक नहीं है। इस सिद्धांत की व्याख्या या इस तथ्य की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट यह है, दूसरा देखिए, आप कहेंगे इनके द्वारा संकरों के चुंबकीय गुणों की विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती। इनके द्वारा संकरों के चुंबकीय गुणों की विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि यह सिद्धांत संकरों के अस्थायित्व की परिणात्मक व्याख्या करने में असक्षम है, समर्थ नहीं है। यह सिद्धांत संकरों के अस्थायित्व की परिणात्मक व्याख्या करने के लिए असमर्थ है, आप इन्हें कह देंगे। उसके बाद कहेंगे चौथा पॉइंट कि यह सिद्धांत हमारा चौथा पॉइंट जो है, कहेंगे आप यह सिद्धांत संकरों के अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में, यह सिद्धांत संकरों के अवशोषण स्पेक्ट्रा सिद्धांत की व्याख्या करने में असमर्थ है। उसके बाद पांचवा पॉइंट हम देखते हैं। पांचवा पॉइंट यह है कि कुछ संकर दूसरे संकर की तुलना में, कुछ संकर यौगिक दूसरे संकर यौगिकों की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या, इस कारण की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं दे सका। तो हमने देखा कि इनकी कमियां क्या हैं, और भी कमियां आप देख लीजिए। इस सिद्धांत मतलब आखिरी कमी, छठवीं कमी, इस सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जो किसी ऊर्जा स्रोत की अनुपस्थिति में होता है। यह भी बात तर्कसंगत नहीं है। फिर आखिरी बात हम देखते हैं, सातवां पॉइंट यह है कि लिगेंड के संपर्क में आने पर केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक के विपाटन की व्याख्या करने में असमर्थ है। तो पुनः ध्यान दें, लिगेंड के संपर्क में आने पर केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक के विपाटन की व्याख्या करने में यह सिद्धांत असमर्थ है। तो आज हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसकी कमियां। तो पढ़ते रहिए, जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।